राष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से जो काम करेगा उसके लिए उसको जो है कभी किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अर्थात उस पर कोई भी दीवानी या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएगी। राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति के रूप में उसने जितने भी काम किए हैं उसके लिए उस पर ना तो कोई आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा ना कोई दीवानी मुकदमा चलाया जाएगा। सिविल जो है प्रोसीडिंग्स, माने सिविल प्रोसीडिंग्स वो होती हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़ी होती हैं, फैमिली से जुड़ी होती हैं, इस प्रकार की प्रोसीडिंग्स होती हैं। इसमें सिविल प्रोसीडिंग्स में जो है आपको दंड पनिशमेंट नहीं दिया जाता बल्कि आपसे कंपनसेशन लिया जाता है। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पर जो है आपको दंड दिया जाता है। अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आप जो है दोषी पाए गए, इफ यू आर हेल्ड कल्प्रिट इन द आई ऑफ लॉ यू शैल बी पनिश्ड, आप पर दंडित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, दो तरीके होते हैं। और अगर सिविल नहीं है, दूसरी चीज जो क्रिमिनल मामले होते हैं भले वो दो व्यक्तियों के बीच हुए हों मगर यह माना जाता है कि अपराध उस व्यक्ति के साथ नहीं, अपराध समाज के साथ हुआ है। जैसे मान लीजिए निर्भया केस था, तो ये निर्भया से अकेले, यहां पर ये बात निर्भया और अपराधियों के बीच की नहीं है। ये बात एक तरफ अपराधी है, दूसरी तरफ समाज है। आपने समाज के साथ अपराध किया है, इससे समाज में एक आक्रोश पैदा हुआ है, समाज में असुरक्षा पैदा हुई है, समाज में तनाव पैदा हुआ है, एक खौफ पैदा हुआ है। ये सिर्फ उस परिवार के साथ अपराध नहीं हुआ है, ये उस समाज के साथ अपराध हुआ। तो हमेशा जो क्रिमिनल नेचर के केस होते हैं उसमें ये प्रोजम्पशन होता है, ये माना जाता है ये अपराध जो है उस व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, आप अपराध पूरे समाज के साथ हुआ है। बोल हाँ, तो दो लोगों का मामला नहीं होता। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं वहां कभी भी मामला दो लोगों के बीच का नहीं माना जाता, मगर जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो मामला दो लोगों के बीच का माना जाता है। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, ये इनके बीच का मामला है। किसमें? वो जो मुआवजा होता है वो मुआवजा भी दंड स्वरूप होता है, वो मुआवजा भी दंड होता है। और जो सिविल मामले होते हैं उसमें चूंकि मामला दो लोगों के बीच में है तो एक व्यक्ति दूसरे को माफ कर सकता है, हम आपको क्षमा करते हैं। अगर सिविल केस है, सिविल केस में ये माना जाएगा कि एक तरफ ए है एक तरफ बी है, इन दो इंडिविजुअल के बीच का मामला है सिविल में। और अगर मान लीजिए ए जो है एक कल्प्रिट पाया जाता है तो ए को क्या किया, ए को दंड नहीं दिया जाएगा, इस सिविल मामला है, ए को जो है कंपनसेशन इसको देना पड़ेगा। तो फिर उस पर जो आगे कार्रवाई हो सकता है उस कंपनसेशन पर उसको जेल में कुछ किया जाएगा, इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसके जो अधिकार जिसको नहीं, इसको इसके अधिकार को देना पड़ेगा, इसके अधिकार। क्योंकि ये मामला क्या होता है, ये मामला यहां पर अपराध नहीं किया जाता है, कोई अधिकार का मामला होता है, कोई प्रॉपर्टी का मामला होता है, कोई फैमिली का मामला होता है, वाइफ पति पत्नी के बीच के कोई मामले, तलाक का मामला है, उत्तराधिकार का मामला है, मेंटेनेंस का मामला है। तलाक हो गया, इनको वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए, इनको मेंटेनेंस उसको देना पड़ेगा। क्योंकि सिविल मामला दो लोगों के बीच का होता है, ये इसको जो है माफ कर सकती है या माफ कर सकता है, क्योंकि मामला दो लोगों के बीच का है, हम आपको माफ करते हैं, जाइए, मुक्त किया। लेकिन क्रिमिनल केस में ए और बी, इस पर जो चार्ज लगा हुआ है किसी क्राइम का, इसने क्राइम किया है, इसने अपराध किया है बी के साथ, ठीक, इसको कोर्ट ने बताया आप दोषी हो तो इसको सजा दी जाएगी। और बी ये कहे ठीक है इसने मेरे साथ अपराध किया था, हम इसको माफ करते हैं। हु आर यू टू फॉरगिव हिम? आप माफ नहीं कर सकते क्योंकि अपराध ही आपके साथ नहीं हुआ है, अपराध समाज के साथ हुआ है। नहीं ले सकती, नहीं, क्योंकि मामला दो लोगों के बीच का है नहीं। मान सपोज निर्भया की मां कहती कि जो है उन चार दोषियों को जो है हम माफ करते हैं, नादानी मुझसे भूल रही, हमको माफ करते हैं, नहीं चलेगा, नहीं को क्या ये तो ये डिफरेंस समझ आ गया। तो वो उसकी पूरी विधि है, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसमें सारे अपराध लिखे हुए हैं कि चोरी क्या होती है, चोरी का क्या दंड होगा, डकैती क्या होती है, डकैती का क्या दंड होगा, रॉबरी क्या होती है, रॉबरी का क्या दंड होगा, मर्डर क्या होता है, मर्डर क्या दंड होगा, होमिसाइड क्या होता है, उसका क्या दंड होगा। वो सारे डिफरेंसेस है। मर्डर अलग है,
और मानववध अलग है, सब डिफाइन किया गया। ये मर्डर होगा, मर्डर की अलग सजा है, ये मानववध होगा, ये अलग सजा है। वो नहीं, वो अपराध है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये अपराध है। और अपराध दो लोगों के बीच का मामला नहीं होता है। तो मान लीजिए हमने रेल की पटरी है, रेल की पटरी में हमने बम लगा दिया, सपोज कि रेल आएगी, रेल उड़ जाएगी, कई लोग मरेंगे। और सपोज रेल आई नहीं, जब बम काम नहीं कर पाया, तो हम क्या कहेंगे? अपराध तो हो नहीं पाया, अरे मुझ पर कार्रवाई की जाएगी। और रेल यात्री ये कहें कि ठीक है हमने उसको माफ कर दिया, हम लोग तो बच गए, सभी रेल यात्री कहें उसको माफ कर दिया जाए, नहीं। मामला अब समाज के प्रति हुआ है, समाज तय करेगा, आप नहीं तय करोगे। इंडिविजुअल में भी नहीं है अपराध। हमें क्या पता है कि अगर निर्भया की मां ये कहती कि जो है वो फिर वो आपराधिक मामले नहीं होंगे, फिर वो आपराधिक मामले नहीं होंगे। ये होता है जो 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 आधुनिक जो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, आधुनिक जो न्याय शास्त्र है, उस न्याय शास्त्र में ये व्यवस्था की गई है कि जो है अपराध दो व्यक्तियों के बीच का मामला नहीं होता। अपराध में अपराधी समाज के प्रति अपराधी होता है, इसलिए समाज उसको सजा देगा। कोई जिस व्यक्ति के साथ जो पीड़ित है, जो विक्टिम पार्टी है, उसको माफ नहीं कर सकती। ये चीज होती है। प्रधानमंत्री की हत्या हो जाए, प्रधानमंत्री के परिवार वाले कहें कि हम जो है हत्यारे को माफ करते, उसको फांसी ना दी जाए, ऐसा नहीं होगा। निर्भया की मां कहे कि हम अपराधियों को माफ करते हैं, उनको फांसी ना दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इवन निर्भया जिंदा होती है और कहते हैं हम माफ करते हैं, निर्भया के हाथ से मामला दूर जा चुका है। अब ये मामला अपराध, समाज के प्रति अपराध हुआ। अपराध हमेशा समाज के साथ होता है। पीड़ित व्यक्ति कोई इंडिविजुअल होगा, कोई विक्टिम कोई इंडिविजुअल होगा, मगर ये अपराध समाज के प्रति माना जाता है, ऐसा प्रिजम्पशन होता है। तो हम ये कहना है कि राष्ट्रपति के ऊपर, उसने राष्ट्रपति की हैसियत से कोई काम किया है, उस पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उस पर कोई सिविल मामला नहीं चलाया जाएगा। उसके अपने पूरे जीवन काल में, जब तक राष्ट्रपति है तब तक भी, और जब राष्ट्रपति पद से वो रिटायरमेंट उसका हो जाएगा तो भी कभी भी उस मामले पर कोई केस बनेगा नहीं जब उसने राष्ट्रपति के रूप में कोई काम किया था। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस एंड आफ्टर द बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ ऑफिस, राष्ट्रपति इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। राष्ट्रपति की हैसियत से वो कोई भी काम करता है। यहां तक तो सब क्लियर है, यहां तक लिखा दिया था। अब दूसरी पॉइंट इसमें ये होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि राष्ट्रपति पर, सुन लीजिए, पहले सुनिए फिर हम लिखाएंगे। राष्ट्रपति पर जो है, जब तक वो अपने पद पर है, जब तक अपने पद पर है, उस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा ना तो चलाया जाएगा, और अगर पहले से चल रहा है तो उसको जारी नहीं रखा जाएगा। हाँ, जब तक अपने पद पर है, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रपति की हैसियत से कौन कोई काम करेगा तब तो उसमें कोई केस बनता ही नहीं है, वेदर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस और बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ ऑफिस। राष्ट्रपति के रूप में उसने कोई काम किया है, जब तक राष्ट्रपति है तब तक भी, और जब राष्ट्रपति नहीं है तब भी राष्ट्रपति के रूप में कोई काम किया है, उस पर कोई केस नहीं बनता। लेकिन उसने कुछ ऐसे भी काम किए हो सकते हैं जो उसने राष्ट्रपति के रूप में नहीं किए, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया। जैसे अडवाणी पर, उमा भारती पर केस लगा था बाबरी मस्जिद को ढहाने का, ठीक, मुकदमा लगाया गया था। अब सपोज अडवाणी प्रेसिडेंट बन जाते तो जो ने काम किया है, ये इन्होंने राष्ट्रपति की हैसियत से तो किया नहीं है, जिन पर ये मामला बना है कि इन्होंने जो है विवादित ढांचे को ढाया अयोध्या में, इस पर ये मुकदमा पर लगाया गया था। अब मान लीजिए ये जो बन जाते हैं राष्ट्रपति, तो वो जो मुकदमा चल रहा है वो जो है जब तक राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे उसको रोक दिया जाएगा। हाँ, तब होगा जब तक आप उस पद पर हैं। राष्ट्रपति को इतना सम्मान दिया गया है कि अगर उसने पर्सनल कैपेसिटी में, व्यक्तिगत हैसियत से उसने कोई काम किया है जो अपराध माना गया, तो जब आप पद पे आ जाओगे तो पद पे आने पर ऐसा कोई काम तो शुरू नहीं किया जाएगा, कोई मुकदमा चलाया ही नहीं जाएगा। तो अगर पहले से कोई चल रहा था उसको जो है रोक दिया जाएगा। यही सारे इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस, यही उन मुक्तियां और स्वाधिकार राज्यपाल को भी उपलब्ध हैं।
ये बिल्कुल सेम, माने गवर्नर। देखिए अडवाणी पर भी केस था और कल्याण सिंह पर भी केस था, उन पर भी मुकदमा किया गया था मस्जिद को ढाने का। लेकिन कल्याण सिंह उस समय राजस्थान के गवर्नर थे, तो अभी जब केस चला था तो उसमें कल्याण सिंह कोर्ट के पास सामने नहीं आए थे। अडवाणी पहुंची थी, उमा भारती पहुंची थी। अभी कुछ साल पहले ये मामला उठा था, केस का हुआ था, उसमें सुनवाई की जा रही थी, ट्रायल हो रहा था, उसमें है कल्याण सिंह नहीं आए थे, क्योंकि यही इम्यूनिटीज, यही प्रिविलेजेस गवर्नर को भी दिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति पर अपने पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध ना तो कोई आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाएगा और ना ही कोई जारी रखा जाएगा। ठीक, लिख लीजिए। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स shall be instituted or continued. No shall be, no criminal proceedings shall be instituted or continued against the president before any court during his term of office, during his term of office, for any act during his term of office done by him in his personal capacity, done by him in his personal capacity. राष्ट्रपति के विरुद्ध अपने कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति के विरुद्ध अपने कार्यकाल के दौरान है मुकदमा नहीं, आपराधिक मुकदमा नहीं, नहीं सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले अलग होते हैं, आपराधिक मामले अलग होते हैं, दोनों एक चीज नहीं है। नहीं, हमने ये लिखा है, वो लिखाया था कि राष्ट्रपति, जब तक राष्ट्रपति की हैसियत से कोई काम कर रहा है, हम बता रहे हैं यहां पर व्यक्तिगत हैसियत से कोई काम कर रहा है। जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी न्यायालय में, राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी न्यायालय में ना तो आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाएगा, किसी न्यायालय में ना तो आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाएगा, ना ही जारी रखा जाएगा। जब तक वह अपने पद पर है, जब तक वह अपने पद पर है, जब तक वह अपने पद पर है, भले ही उसने वह कार्य व्यक्तिगत हैसियत से किए हों, भले ही उसने वह कार्य व्यक्तिगत हैसियत से किए हों। ये पॉइंट नोट करने वाला है। जो पहला वाला पॉइंट था वह था उसने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। जब राष्ट्रपति के रूप में उसने कोई काम किया है तब तो उसमें कोई केस बनता ही नहीं है। जब पद पर था तब भी और जब पद से मुक्त हो गया तब भी, दोनों में अंतर है। बात समझ आ रही है आपको? देखिए ये 5 ईयर्स था राष्ट्रपति का, ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के हैसियत से कोई काम किया है, इस पर कोई जो है मुकदमा नहीं बनता। इन 5 साल में भी कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा और यहां से इसका रिटायरमेंट हो गया, अब ये प्रेसिडेंट नहीं रहा, अब भी कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ना तो सिविल और ना क्रिमिनल को, जिसने राष्ट्रपति के रूप में जो काम किया था। अब हम यहां पर, ये तो ए था, हम आपको बता रहे हैं बी।
बी ये बता रहे हैं कि इसने कोई काम किया है, राष्ट्रपति के रूप में नहीं है वो काम, अपने पर्सनल कैपेसिटी में किया है। मान लीजिए राष्ट्रपति का अपने पड़ोस के किसी खेत के साथ विवाद चल रहा है और उसमें जो है कहा मैं खेत गलत तरीके से मेरे पर कब्जा किया है, उस पर कोई मान सपोज कोई या कोई मारपीट का मुकदमा चल रहा है राष्ट्रपति के ऊपर, और ये राष्ट्रपति का जो मारपीट का मुकदमा चल रहा है, ये राष्ट्रपति के हैसियत उसने कोई काम नहीं किया है, ये पर्सनल कैपेसिटी में पर्सनल रूप में काम किया है, तो वो एक क्रिमिनल मामला चल रहा है। तो क्रिमिनल मामला जो है जब तक ये अपने पद पर है 5 साल तब तक तो नहीं चला जाएगा, और 5 साल बाद जो है फिर जो है मामला शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि ये काम इसने व्यक्तिगत हैसियत से किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यहां पर तो मुकदमा चल ही नहीं रहा है, राष्ट्रपति के रूप में कोई काम कर रहा है, ना तो अपने कार्यकाल के दौरान चलेगा ना कार्यकाल के बाद चलेगा, लेकिन व्यक्तिगत हैसियत से आपने कोई अपराध किया है तो वो जो है जब तक आप अपने पद पर हो तब तक आप इम्यून हो, और उसके बाद जैसे आप पद से हटे, आपने अपराध किया था, और यह अपराध राष्ट्रपति के रूप में नहीं है, यह अपराध व्यक्तिगत हैसियत से आपने अपने पर्सनल मामलों का अपराध किया है, तो यहां पर जो है मुकदमा चलेगा। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध निजी हैसियत से किए गए कार्यों के लिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध निजी हैसियत से किए गए कार्यों के लिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध निजी हैसियत से किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा ना तो गिरफ्तारी के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा ना तो गिरफ्तारी ना कारावास की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। प्रेसिडेंट अपने पद अवधि के दौरान प्रक्रिया जारी की जाएगी, इशू, जब तक वह पद पर है। नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट है नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट shall be issued by a court, shall be issued by any court, be issued by any court against president during his term of office, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है उसके खिलाफ ना तो कोई गिरफ्तारी का वारंट इशू किया जाएगा, ना ही उसके लिए कोई भी कैद की सजा जो है उसको सुनाई जाएगी, जब तक वो अपने पद पर है। हम फिर से बात पर जोर देना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें उसके जो पर्सनल कैपेसिटी में काम किया गया है उनके लिए है। अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में जब काम करता है तब तो कोई केस बनता ही नहीं है, चाहे अपने पद पर हो और चाहे पद से वो मुक्त हो गया हो। जैसे रामनाथ कोविंद है, जब जो राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं कर रहा है, सपोज मैं हूं राष्ट्रपति के रूप में, मैं क्या काम करूंगा? सिग्नेचर करूंगा, राष्ट्रपति की हैसियत से कोई ऑर्डर इशू करूंगा, कोई ऑर्डिनेंस इशू करूंगा। बहुत सारे राष्ट्रपति के काम होते हैं, अपने ऑफिशियल काम होते हैं, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कोई काम कर रहा है, कोई बिल आया मेरे पास, हमने उसको वीटो कर दिया, वो एक्ट नहीं बन पाया, ठीक, या कोई बिल आया मैंने उसको जो है सिग्नेचर कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो बिल जो है एक्ट बन गया, ये राष्ट्रपति का काम है। राष्ट्रपति बहुत सारे अपॉइंटमेंट करता है, कहीं पर आप वहां के गवर्नर बनिए, आप वहां के गवर्नर बनिए, अपॉइंट करता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पद की शपथ दिलाता है, मंत्रियों को,
मंत्रियों को अपॉइंट करता है। राष्ट्रपति के पास अपने पद से जुड़े बहुत सारे काम होते हैं। तो राष्ट्रपति जो काम करता है एक एज ए प्रेसिडेंट, उन कामों के लिए उस पर कभी भी कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता कोर्ट में, जब तक अपने पद पर है। और जब पद से मुक्त हो गया तब भी रामनाथ कोविंद ने जो भी काम किए हैं, अब तो आज वो प्रेसिडेंट नहीं है, तो अब भी प्रेसिडेंट के ऊपर ने जो काम किए थे उन कामों के लिए हम उनको कोर्ट में नहीं घसीट सकते, उन पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हम नहीं ला सकते जो राष्ट्रपति के ऊपर ने काम किए हैं। लेकिन रामनाथ कोविंद ने एक व्यक्ति भी तो है, व्यक्ति के रूप में हो सकता है कि उनका अपनी वाइफ के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए और वाइफ उनके विरुद्ध जो घरेलू हिंसा का जो है केस दायर कर दे। तो अगर घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कोई केस बनता है तो वो ये तो अब मामला उनके राष्ट्रपति के रूप में नहीं माना जाएगा, या उनकी बहू उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा सकती है, दहेज उत्पीड़न का मामला लगा सकती है। ये सारे मामले तो पर्सनल कैपेसिटी के हैं ना। हाँ, मैं राष्ट्रपति के रूप में नहीं है ये काम, राष्ट्रपति के रूप में नहीं है। अगर उस पर दहेज उत्पीड़न का मामला उन पर लगाया जा रहा है, चार्ज लगाया जा रहा है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगा रहा है, तो ये जो काम है जो उन्होंने किए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का काम या दहेज के रूप में हरासमेंट किया उन्होंने, तो ये जो काम किए राष्ट्रपति के रूप में तो काम नहीं है। तो इन चीजों पर उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन अगर वो अपने पद पर हैं तो नहीं चलाया जाएगा। जब पद से मुक्त हो जाएंगे तब चलाया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति ने मान लो उसके साथ कोई ईव टीजिंग की है, छेड़छाड़ की है, तो छेड़छाड़ करना ये राष्ट्रपति का तो ऑफिशियल एक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये तो पर्सनल, इनका ऑफिशियल एक्ट है कि संविधान में दिया कि राष्ट्रपति लड़की के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं अंडर आर्टिकल इतना, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये पर्सनल कैपेसिटी में किया गया काम है। अब अगर वो राष्ट्रपति पद पर है तो अभी काम नहीं, उन पर कोई मुकदमा नहीं चला जाएगा, अभी पहले उतरो पद से तब किया जाएगा। बात समझा के? लेकिन ऑफिसर कैपेसिटी में कोई काम किया है नहीं, क्या राष्ट्रपति को इम्यूनिटी दी गई है, नेताओं को नहीं दी गई है। ये नहीं, हाँ हाँ, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये उनको ये जो है इम्यूनिटी दी गई है, जो उनको ये चीज दी गई राष्ट्रपति को, गवर्नर को। नहीं, इसीलिए ऑफिशियल कैपेसिटी में जो काम कर रहा है उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इसीलिए जब तक पद पर है तब भी, और पद से रिटायर हो गया तब भी, ऑफिशियल कैपेसिटी में उसने जो काम किया है उसके लिए उसको कभी भी किसी कोर्ट के सामने आंसरेबल, उत्तरदायी नहीं बनाया जाता। अब कॉन्सेप्ट समझ आ रही पूरी जो हम कहना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये इसलिए क्योंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होता, राष्ट्रपति के नाम से सारे काम किए जाते हैं। काम करने वाला प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। तो इसलिए राष्ट्रपति पर कोई केस नहीं बनता। केस बनना होगा तो फिर प्रधानमंत्री पे बनेगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो रबर स्टैंप है, रबर स्टैंप पे कार्रवाई की जाती है। जो रबर स्टैंप का प्रयोग कर रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहां पर तो एक मैक्सिम है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। अब ये नहीं, इतनी गहरी में जानकारी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का अपना अलग है। लेकिन होगा फिर उसको राजा की जगह जब जनता में आक्रोश पैदा होगा तो उसको राज गद्दी से हटाकर उसका कोई दूसरा भाई बहन को बना दिया जाएगा। ये जो है ये भ्रष्ट है, ये हमारे राजा के लायक नहीं है, उसको राज गद्दी से हटा दिया जाएगा, दूसरा राजा बन जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पर भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाता है, महाभियोग। ये संसद में चलता है, न्यायालय में नहीं चलता है। अगर प्रेसिडेंट अपने ऑफिशियल एक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो न्यायालय में तो केस चलना नहीं है।
संसद में उसके विरुद्ध जो है इम्पीचमेंट महाभियोग चलाया जाएगा, उसको पद से हटा दिया जाएगा। हाँ, वो अपना अलग प्रोसेस है। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई ना कि ये बात समझने की बात है कि जो जो संसदीय लोकतंत्र के कारण ये दी गई। देखिए, अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र नहीं है, वहां राष्ट्रपति अपने ऑफिशियल एक्ट के लिए भी उस पर कार्रवाई की जा सकती है किसी कोर्ट के सामने, ठीक, क्योंकि वहां पर संसदीय लोकतंत्र नहीं है और पद में रहते हुए भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। एक बार हमको बहुत अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन शायद कुछ ऐसा रहा था, एक बिल क्लिंटन थे, बिल क्लिंटन का एक बार नाम जोड़ा गया था किसी स्कैंडल में। एक व्हाइट हाउस की एक कर्मचारी थी, मोनिका लेविन्स्की, नाम सुना आप लोगों ने? तो उस पर बिल गेट्स पर बाकायदा मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी, बातें बहुत पुरानी है ये, तो हमें इसकी हम सटीक जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। वो मुकदमा जो है पद में रहते हुए चलाया गया था कि पद से हटाने के बाद चलाया गया था, हमें ये भी याद नहीं है कुछ। बिल गेट्स का नाम सुना? बिल गेट्स नहीं, सॉरी, बिल गेट्स नहीं, बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन है नाम सुना आप लोगों ने बिल क्लिंटन का? काफी हैंडसम थे, राष्ट्रपति थे अमेरिका के, नाम सुना? देखा नहीं उन्हें? उसमें भारत में प्रधानमंत्री थे ये वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। उसमें उन्होंने भारत का दौरा किया था, भारत की उन्होंने विजिट की थी। हाँ हाँ, 1997 या 98 या 99 की बात है। हाँ हाँ, उसमें वो भारत आए थे, बिल क्लिंटन भारत आए थे उस समय। तो ये कसौट यहां तक क्लियर हो गई, आगे बढ़े। अब देखिए, क्या हाँ, अब तो ये दो चीजें आप लोगों ने नोट कर ली कि जब तक अपने पद पर है उसके विरुद्ध ना तो कोई जो है कैद का कार्रवाई की जाएगी, ना उसको गिरफ्तारी का कोई काम किया जाएगा, और ना इसके विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया जाएगा, और चल रहा है तो बंद कर दिया जाएगा। ये उनकी बात की जा रही है जो उसने पर्सनल कैपेसिटी में किया है, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है, ही इज टोटली इम्यून इवन ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, he is totally immune from any proceedings whatsoever। उस पर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएगी, ठीक। अब देखिए, राष्ट्रपति अगर के विरुद्ध पर्सनल कैपेसिटी में कोई सिविल मामला बनता है, दीवानी सिविल केस बनता है, तो वो उस पर जो है पद पर रहते हुए भी चलाया जाएगा। कोई सिविल मामला बनता है पर्सनल कैपेसिटी में, बस शर्त यह है कि उसको 2 महीने पहले जो नोटिस दी जाएगी, 2 महीने की नोटिस देकर अपने पद में रहते हुए भी उसके विरुद्ध सिविल मामला चलेगा। सिविल मामला कौन होता है? सिविल मामला वो वास्ते जो मामला प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं, जो मामला उत्तराधिकार से जुड़े होते हैं, सक्सेशन। नहीं नहीं, हम कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। अगर प्रॉपर्टी का मामला जो है वो बन रहा है सिविल का, तो फिर चलाया जाएगा। अब प्रॉपर्टी का मामला अगर क्रिमिनल का बन रहा है तो नहीं चलाया जाएगा। वो क्रिमिनल और सिविल के हम डिफरेंस बता रहे थे। सिविल वाले चला जाएंगे, मगर उसके लिए अपने पद के दौरान भी चलाए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो पर्सनल कैपेसिटी के हैं, वो जो पर्सनल कैपेसिटी के हैं, सिविल मामले कौन है? सिविल मामले किन्हें कहते हैं हम? सिविल मामले हम कहते हैं प्रॉपर्टी का मामला है, सक्सेशन का मामला है, जो जितने फैमिली केसेस होते हैं, जैसे एडॉप्शन का मामला है, एडॉप्शन बच्चे को गोद लेना नहीं होता है, गार्जियनशिप का मामला है, किसी बच्चे पर किसकी गार्जियनशिप होगी, गार्जियनशिप का मामला है, और जो है डिवोर्स का मामला है, तलाक का मामला है, तलाक हो गया, मेंटेनेंस मांग रही है वाइफ, उसका मामला है। तो जितने जो फैमिली लॉ होते हैं, जो प्रॉपर्टी से संबंधित मामले होते हैं, ये सब मामले सिविल मामले होते हैं, ठीक। राष्ट्रपति पर पर्सनल कैपेसिटी से तो कोई ऐसा मामला बनता है सिविल केस, तो पद के दौरान भी इस पर चलाया जाएगा, मगर इसके लिए जरूरी है उसको 2 महीने की नोटिस दी जाएगी। हाँ, 2 महीने पर उसको नोटिस दे दी जाएगी, उसके बाद जो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। कंफ्यूजन कोई? सार बस इतना है कि ऑफिशियल कैपेसिटी में उसने कोई काम किया है, ना तो कोई सिविल मामला बनेगा, ना कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। उसके पद के दौरान भी और पद के बाद भी हमेशा वो इम्यून है।
लेकिन पर्सनल कैपेसिटी से कोई काम किया है और मामला क्रिमिनल है, तो जब तक राष्ट्रपति के पद पर है तब तक वो काम रुका रहेगा, और राष्ट्रपति पद से हटेगा प्रोसीडिंग्स चालू कर दी जाएंगी। अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग्स है जो पर्सनल कैपेसिटी में अंदर आ रही है, तो पद पर रहने के दौरान भी उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, मगर 2 महीने की नोटिस दी जाएगी। ठीक, लिख लीजिए। A civil proceedings, a civil proceedings can be instituted against the president for an act done by him in his personal capacity. A civil proceedings can be instituted against the president for an act done by him in his personal capacity. A civil proceedings can be instituted against the president for an act done by him in his personal capacity during the term of his office. During the term of his office. However, first 2 months notice. However, first 2 months notice must be issued to him. ठीक, राष्ट्रपति पर निजी हैसियत से किए गए कार्यों के लिए, राष्ट्रपति पर निजी हैसियत से किए गए कार्यों के लिए, राष्ट्रपति पर निजी हैसियत से किए गए कार्यों के लिए उसके विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान ही, उसके विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान ही दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, परंतु इसके लिए उसे 2 महीने पूर्व नोटिस देना पड़ेगा। परंतु इसके लिए राष्ट्रपति को 2 महीने पूर्व नोटिस भेजना पड़ेगा। देखिए, राष्ट्रपति का हमने कार्यकाल आपको बताया था आर्टिकल 56 में, उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस बताया था। ठीक, हमने आपको बताया था राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो अगर इसके पहले भी ये अपने पद से हट सकता है, किस तरीके से? इस्तीफा देकर, रेजिग्नेशन, त्यागपत्र देकर 5 साल के पहले भी हट सकता है, या फिर जो है इस पर कोई महाभियोग लगा दिया गया, इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया गया, अब 5 साल के पहले उसको जो है बर्खास्त कर दिया गया पद से, डिसमिस, जब वो संविधान का वायलेशन करता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पर जब महाभियोग, जो कहते हैं महाभियोग,
महाभियोग लगा के उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल नॉर्मली कितना होता है? 5 साल का, मगर 5 साल के पहले भी तो अपने पद से हट सकता है वो। और दूसरा ये होता है क्या, नहीं हम मर गए तो अलग बात है, कि जो है मान लीजिए इसका 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा हो गया, वो अभी नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है, तो 5 साल के बाद भी राष्ट्रपति बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। तो नॉर्मली कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन 5 साल के पहले भी इसका कार्यकाल खत्म हो सकता है इन परिस्थितियों में, या फिर जो है 5 साल के बाद भी अपने पद पे बना रह सकता है, क्योंकि मेरे अभी नया उत्तराधिकारी नहीं आ पाया। ठीक, यहां तक बात पता है आपको? हमने इसके जो है आपको क्वालिफिकेशन बताए थे राष्ट्रपति के। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें राष्ट्रपति जो है चुनाव समय सो नहीं पाए। नॉर्मल नियम यह है कि राष्ट्रपति का जो एक्सपायरी ऑफ टर्म है उसके पहले जरूर चुनाव करा लेने चाहिए। पता होता है कि अब हमारे जो द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल जो है 24 जुलाई तक है, जब 5 साल के बाद 22-27 24 जुलाई 2027 तक जो है ये अपने पद पर रहेंगी। 25 जुलाई 2027 को यहां पर नया राष्ट्रपति हमें चाहिए, तो पहले से ही चुनाव करा लिया जाता है, ये नियम है कि तो फिर जो है द्रौपदी मुर्मू ही 5 साल के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, मगर वो अपने पद से हटेंगे नहीं जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन के ना आ जाए। हाँ, जब तक अपने पद पर हैं तब तक उनको उतना सारी चीजें मिलती रहेंगी, जब तक अपना काम कर रही हैं उनको अपनी सारी चीजें इम्यूनिटी, पूरी इम्यूनिटी अलाउंसेस और जो उनकी जो है जितनी चीजें हैं हाँ हाँ सब बिल्कुल सब कुछ वही रहेगा। हमने आपको क्वालिफिकेशन बताए थे राष्ट्रपति की, जो आपके आर्टिकल किसमें है? 58 में है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता रखना चाहिए, वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक, वगैरह वगैरह। 1952 में एक एक्ट बनाया गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 बनाया गया। उसमें यह बताया गया कि जो राष्ट्रपति के पद में खड़ा होता है, जो नॉमिनेशन कराता है, नॉमिनेशन कराने वाले के लिए यह व्यवस्था की गई है कि कम से कम 50 इलेक्टर माने जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं, 50 इलेक्टर उसके नाम का प्रस्ताव करें और 50 अन्य मेंबर उसके नाम का अनुमोदन समर्थन करें। माने अगर हमको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो हमको कम से कम 50 वोटर जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्टर कह सकते हैं, जो मेंबर हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, हमें 50 चाहिए जो मेरे नाम का प्रस्ताव करेंगे जब हम नॉमिनेशन कराने जाएंगे, और नेक्स्ट 50 और चाहिए जो मेरे नाम का समर्थन करेंगे। माने हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 100 लोग मेरे साथ खड़े हों तब मेरा नॉमिनेशन होगा। माने हर कोई जाके नॉमिनेशन नहीं करा सकता। हाँ, कम से कम हाँ 50 होने चाहिए, ज्यादा है कोई बात नहीं, 50 होने चाहिए। उसको जो है आपको वो अपना जो है अपना पर्चा भरेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। नहीं, प्रस्ताव नहीं रखा जाता है। जब ये जहां नॉमिनेशन करा जाता है, नॉमिनेशन में 50 मेंबर जो है सिग्नेचर करेंगे, हम इसके नाम का प्रस्ताव कर रहे हैं एज ए कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंटशिप, और 50 जो उसका समर्थन करते हैं, माने उसके पास 100 वोटर होने चाहिए। यहां तक बात समझ आ रही है? अब वोटर कौन होंगे? वोटर होंगे एमएलए। राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए होते हैं, कौन? जो इलेक्टेड है। कौन होते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज होते हैं। तो अगर हमको राष्ट्रपति के चुनाव खड़ा होना है तो मेरे पास एमएलए एमपी मिला के मेरे पास कितने होने चाहिए? 100, तब मेरा नॉमिनेशन हो पाएगा। और जिन 100 लोगों ने किसी एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन में शामिल हो गए, वो अब दूसरे कैंडिडेट के नॉमिनेशन में शामिल नहीं हो सकते। हाँ, माने मिस्टर एक्स ने मुझे प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेट में मेरे साथ मेरा समर्थन किया है, अब मिस्टर एक्स किसी अन्य कैंडिडेट का समर्थन नहीं कर सकते। हाँ, तभी तो 100 बने, तभी तो 100 बने। इसमें अब 50 चाहिए। 50 हो सकता है कि आपके पास जो है 25 एमएलए आ गए प्लस 25 एमपी आ गए, एमएलए हो गए, और 25
एमपी हो गए, 50 हो गए। इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे नाम को प्रपोज किया और फिर 50 एक्स्ट्रा और चाहिए जो मेरे नाम का समर्थन करेंगे। इन्हें प्रपोज कर रहे हैं तो दूसरे मेरे नाम को अप्रूव करेंगे, 50 और चाहिए। और मान लीजिए अगली बार 50, हमको 50 पूरे एमपी मिल गए। ठीक, तो इट डजंट मैटर कि हम कितने एमपी कितने एमएलए हो गए, ये डजंट मैटर। कुल मिला के 50 इलेक्टर होने चाहिए जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जाएंगे। ऐसे 50 लोग जो है मेरे नाम का समर्थन करेंगे, 50 लोग मेरे नाम का प्रस्ताव करेंगे। कुल मिला के हमें 100 वोटर चाहिए जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, तब मेरे नाम का नॉमिनेशन होगा। ये इसलिए किया गया है ताकि जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो रहा है, अगर वो 100 लोगों का भी समर्थन नहीं जुटा सकता, आप क्यों खड़े होने आ रहे हो, कंटेस्ट क्यों कर रहे हो? तो कम से कम 100 इलेक्टर तो दिखाई दे तो आप साथ खड़े हैं। ठीक, और ये जो 100 इनके साथ आ गए मिस्टर एक्स के साथ, अब ये 100 जो है किसी दूसरे के नॉमिनेशन में नहीं जा सकते, अपना नाम नहीं दे सकते। क्लियर हो रहा है? पता चला कि अब यही 100 जो है मिस्टर वाई आ रहे हैं अपना नॉमिनेशन कराने, उनका भी प्रस्ताव कर रहे हैं। ये भैया किससे कर रहे हो, यहां तुम कर चुके हो एक बार। वन पर्सन वन वोट नहीं, यहां वोटिंग देने की बात कहां कही जा रही है? हाँ 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 हाँ, कंसेप्ट के लिए आप उसको ले सकते हो। तो यहाँ वोटिंग थोड़ी हो रही है, यहाँ तो नॉमिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि इन्होंने 100 लोगों ने इनका समर्थन किया तभी चुनाव में खड़े हो पाएंगे, तभी ये क्वालिफिकेशन है। एक तो क्वालिफिकेशन आपको आर्टिकल 58 में दी गई है कि भारत का नागरिक हो, वो एलिजिबिलिटी है। ठीक, और उसी के साथ साथ जो है 1952 में जो एक्ट बना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952, उसमें यह व्यवस्था की गई कि नॉमिनेशन कराने के लिए जो है आपको ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। यहां तक बात समझ आ गई? ये अलग बात है भले इन 100 लोगों ने मिस्टर एक्स को, मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है कैंडिडेट है, इन 100 लोगों ने इनके साथ खड़े होकर इनका नॉमिनेशन हो गया। अब ये 100 लोग फ्री हैं, जब चुनाव में वोटिंग होगी तो किसी को भी वोट दें, ऐसा नहीं कि इनको मिस्टर एक्स को ही वोट देना है। क्या जीरो होगी? हाँ 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 हाँ, अनपढ़ होंगे चलेगा, कोई जो है उसकी शर्त नहीं है। ठीक, अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान होता है गुप्त, तो अब ये जिन्होंने 100 लोगों ने इनको खड़ा किया था, हो सकता है 100 लोग इनको वोट ही ना दें। ठीक है ना? ऐसा भी हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए वो व्यक्ति खड़ा हुआ और उसको वोट कुछ मिले नहीं, ऐसा हुआ है खूब बार। हाँ, अभी सोचने की बात है कि आप राष्ट्रपति के में जब आपने नॉमिनेशन कराया था तो कम से कम आपके पास इतने लोग तो आए थे आपके नॉमिनेशन में, लेकिन जिन्होंने आपके नाम का समर्थन किया, आपके नाम को प्रपोज किया, उनने भी आपको वोट नहीं दिया। ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं, हाँ तो वोट नहीं मिले तो हार गए, हार गए। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर है? एक बात और भी समझो कि सीरियस कैंडिडेट के लिए हमको सीरियस कैंडिडेट चाहिए, यानी कि कुछ लोग होते हैं मौज मस्ती में जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और उनके नाम पर हारने का रिकॉर्ड बनता है कि वो इतनी बार हारे राष्ट्रपति का चुनाव। हाँ, लोगों को होता है कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, हमने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। तो ये जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं इनको हटाने के लिए एक व्यवस्था की गई कि आप 100 लोग तो लाओ जो वोट देने जाते हैं, आपके साथ खड़े दिखाई पड़े हमें। दूसरा 15,000 रुपए जो है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराए जाते हैं, जमानत राशि 15,000 पर जमा कराए जाते हैं। अगर हार गए गया, अगर आपको राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग में आपको 1/6 भी नहीं मिला तो वो पैसा जो है जब्त कर लिया जाएगा, अब नहीं दिया जाएगा। फालतू में परेशान करते हो। चुनाव में आप खड़े हुए और जब काउंटिंग हुई तो पता चला कि आपको तो 1/6 भी वोट नहीं मिले, तो आपसे जो पैसा जमा कराया गया था वो जब्त कर लिया जाता, वापस नहीं किया जाता। कुल मिला के ये इसलिए किया गया है
कि राष्ट्रपति के चुनाव में भीड़ ना बढ़ जाए, क्योंकि ये भी एक शौक है, हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, हारना भाई, लेकिन हमारा भी नाम आएगा। तो इस चीज से बचने के लिए तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेशन में जो है कितने मेंबर प्रपोजल चाहिए, कितने सेकेंडर चाहिए, ठीक है, और कितनी डिपॉजिट सिक्योरिटी रखी गई है, ये पूछा जाता है। तो इसको क्या करें, अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा है या सिर्फ हिंदी में लिखा दें? तो फिर हिंदी में लिख लीजिए। देखिए, राष्ट्रपति, हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, 1952, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम, 1952, एक्ट, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। 52 में तो वो बिटिया थी, वो कहाँ प्रधानमंत्री थी? 52 में तो जो है देश में जो है चुनाव हुए हैं, पहले चुनाव किए गए हैं। नहीं, ये आर्टिकल के बाहर है ये, हाँ ये आर्टिकल के बाहर है, ये तो संसद ने कानून बनाया है अलग से, उनके चुनाव में कुछ अलग से भी कानून बनाए गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, राष्ट्रपति एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। देखिए, अब इसके अंतर्गत क्या है वो मत लिखा रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रत्याशी को, राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी को, कैंडिडेट प्रत्याशी को कम से कम 50 सदस्यों, कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित, 50 सदस्यों द्वारा उसके नामांकन को प्रस्तावित किया जाए, 50 सदस्यों द्वारा उसके नामांकन को, उसके नॉमिनेशन को प्रस्तावित किया जाए, और अन्य 50 सदस्यों द्वारा, और अन्य 50 सदस्यों द्वारा उसके नामांकन का समर्थन किया जाए। दिक्कत हो रही है? और अन्य 50 सदस्यों द्वारा उसके नामांकन का समर्थन किया जाए, नॉमिनेशन, और अन्य 50 नामांकन का अन्य 50 सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाए। इंग्लिश में लिखा है क्या? इंग्लिश में बोले? नहीं, हम ये नहीं, आप इंग्लिश में नोट कीजिए तो आप गलत हो जाएगा, आप हिंदी में नोट कीजिए, उसको बाद में भले जाके घर में इंग्लिश कर लीजिए। नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। A candidate for election, नहीं लिखिए, for election to the office of president हाँ, जो कैंडिडेट लिखा है, कैंडिडेट के पहले लिख दीजिए द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट, द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट, द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट, द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट टू द इलेक्शन for the election of office of president should be subscribed by
should be subscribed by at least 50 members as a proposer. Should be subscribed by at least 50 electors as a proposer and 50 electors as a seconder. सेकंड होता सेकंड माने ये सेकंडर्स माने अनुमोदक, प्रस्तावक है, एक प्रपोजर है. नॉमिनेशन शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय एट लीस्ट 50 इलेक्टर्स एज ए प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर्स एज ए सेकंडर्स. ठीक, ये चीज है. अब क्लियर हो गया? हिंदी में आप लोगों ने लिख लिया? ये सदस्य आप हिंदी में लिखना है. ये सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज के से होने चाहिए. ये सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए. ये सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से होने चाहिए. हिंदी में लिखिएगा. जो हमने बताया 50 सदस्य कहां से आएंगे? अपने रिश्तेदार को ले आएंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी को ले आएंगे? नहीं. किस लिए? हाँ, दोबारा फिर से चुनाव खड़ा हो रहा है. हाँ, फिर चाहिए. नहीं, वो अब कोई भी आ सकता है. हाँ, अगर इलेक्टोरल कॉलेज को एमएलए पिछले बार आए थे, वो हार गए, तो कहां से लेके आएगा? पकड़ के लाएगा घर से. चलो हार गए तो क्या हुआ? जो एमएलए होंगे वही तो जो है इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर बनेंगे. हम विधायक बन के गए, राष्ट्रपति के चुनाव हो रहा है, मेरी पूछ है. अगले राष्ट्रपति के चुनाव हो रहा है, तब तक हम हार चुके हैं. तो अब मेरी क्या वैल्यू? हमको तो वो एमएलए चाहिए जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं. ठीक है ना? तो सब क्लियर है? हाँ, आगे लिखिए. द कैंडिडेट हैज टू मेक, पहला चेंज, द कैंडिडेट हैज टू मेक a security deposit. The candidate has to make a security deposit of rupees 15,000 in RBI, Reserve Bank of India. प्रत्याशी को जमानत राशि के रूप में, लिखो भाई, प्रत्याशी को जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमा करवाने होते हैं. द कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ रुपीज 15,000 इन आरबीआई. This amount is liable to forfeited. This amount is liable to forfeited. This amount is liable to forfeited in case the candidate fails. In case the candidate fails to secure. In case the candidate fails to secure 1/6 of the votes polled. 1/6 of the vote polled. सब क्लियर? पोल्ड POLLED, जो पोलिंग होती है, पोल्ड. हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, यदि प्रत्याशी कुल डाले गए वैध मतों का, यदि प्रत्याशी कुल डाले गए
वैध मतों का एक छठवां भी प्राप्त नहीं कर पाता है, यदि प्रत्याशी डाले गए कुल वैध मतों का एक छठवां भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक, देखिए यहां से ये सब प्रश्न पूछे गए हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्याशी को कितने प्रस्तावक चाहिए, कितने समर्थक चाहिए। 50 प्रस्तावक, 50 समर्थक, माने 100 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपए है। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल। ये अभी जो बता रहे थे ये आर्टिकल नहीं बता रहे थे, ये हम आपको एक्ट बता रहे थे जो 1952 में जो है संसद ने एक्ट बनाया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो इस एक्ट को आपको उसके साथ मिला के पढ़ना है, जो उसके क्वालिफिकेशंस हैं अंडर आर्टिकल 58 कि भारत का नागरिक होगा, उसकी उम्र 35 वर्ष होगी, लोकसभा का चुनाव जीतने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशंस हैं उन क्वालिफिकेशंस के साथ आपको ये एक्ट पढ़ना है, तब कहीं जाकर बात पूरी होती है। अब आपको हम इसी से रिलेटेड अगला आर्टिकल बता रहे हैं, आर्टिकल 60। अभी तक आर्टिकल 59 तक बात हो चुकी है। 59 में हमने बताया था कंडीशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या जो है शर्तें होनी चाहिए वो बताई थी हमने कंडीशंस। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 बताता है राष्ट्रपति के पद की शपथ, ओथ और अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन, ओथ माने होता है कसम खाना ईश्वर की। मालूम आप ईश्वर को नहीं मानते, आप नास्तिक हैं, तो आप अफर्मेशन, आप प्रतिज्ञा करेंगे। ठीक है, हम एक सेकुलर स्टेट हैं, सेकुलर स्टेट में हर एक को आजादी है, आप ईश्वर को मानो या ना मानो। ईश्वर को मानते हो आप भगवान की कसम खाइए जो ओथ है। हम नास्तिक हैं, हम क्यों भगवान की कसम खाएं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप प्रतिज्ञा कीजिए। ठीक, तो कहा गया शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन। देखिए राष्ट्रपति का जो ओथ है ये एग्जाम पूछा जाता है। राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार की कसम खाता है। पहली कसम खाता है वो पहली कसम खाता है वो कि मैं जो है अपने पद से जुड़े अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। ठीक, पहली कसम है मैं राष्ट्रपति के पद से जुड़े कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। पहली कसम है टू फेथफुली execute the office of president, अपने पद से जुड़े कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। ये पहली कसम है। दूसरी कसम खाता है वो कि जो है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का मैं रक्षा करूंगा। राष्ट्रपति ने संविधान की रक्षा की कसम खाई है। यूं है कि मैं विधि और संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। दूसरी कसम इसकी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये दूसरी कसम है इसकी। तीसरी कसम खाता है कि मैं भारत के लोगों की सेवा में और उनके कल्याण में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू डिवोट हिमसेल्फ, तीसरी कसम है टू डिवोट हिमसेल्फ फॉर द सर्विस एंड well-being of the people of India,
राष्ट्रपति 3 प्रकार की कसम खाता है। अपने पद से जुड़े कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। राष्ट्रपति पर संविधान की रक्षा का भार है, उसने कसम खाई है, मैं संविधान की रक्षा करूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जहां संविधान का उल्लंघन होता हो। और तीसरी कसम खाई है, भारत के लोगों की मैं सेवा करूंगा और उनके कल्याण में अपने को समर्पित कर दूंगा। ये 3 कसम राष्ट्रपति खाता है। ठीक, लिख लीजिए। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित कसम, निम्नलिखित शपथ या प्रतिज्ञान करता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से पूर्व निम्नलिखित शपथ या प्रतिज्ञान करता है। लिख लिया आपने? जब हिंदी अंग्रेजी अंग्रेजी हिंदी करना होता है ना, तो वो जो एक फ्लो होता है ना, अच्छा सा फ्लो जो हिंदी में बराबर आता है, वो टूट जाता है। थैंक्स। लेकिन हम समझ, कौन सा? नहीं, हम ये बता रहे हैं कि हमें दिक्कत होती है ना। अब हम हिंदी में कुछ बोल रहे हैं, हम समझते हैं कि पता नहीं क्या बोल गया, क्या बोला क्या नहीं बोला। सिर्फ हिंदी में सोचते रहो, हिंदी में सोचते रहो, एक अच्छा फ्लो चलता है। हिंदी में लिखा, हिंदी में क्या लिखा? 3 प्रकार लेता है ना। हाँ, अपने पद की निष्ठापूर्वक, अपने पद की निष्ठापूर्वक, अपने पद की निष्ठापूर्वक पालन करने, अपना पालन करना, अपने पद का निष्ठापूर्वक पालन करना माने कर्तव्यों का, ठीक है। अपने पद का निष्ठापूर्वक पालन करना माने श्रद्धापूर्वक पालन करना, ईमानदारी से पालन करना। दूसरा है संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करना। संविधान का परिरक्षण, संविधान, संविधान और विधि का, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, संरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करना। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करना। एक है परिरक्षण है और आखिरी में प्रतिरक्षण है। तीसरा है भारत के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को की सेवा, भारत के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए, भारत लोगों की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करना। The oath of office to the president, the oath of office to the president is administered by, is administered by the Chief Justice, the Chief Justice of India. And in his absence, and in his absence by the senior most judge, by the senior most judge of Supreme Court available. उच्चतम न्यायालय का, हाँ हाँ, उसको भी देना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, लिख लीजिए, प्रयत्न करके लिखिए। एनी मेंबर, एनी एनी पर्सन हु इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, any member who is acting as president or discharging the functions of president, or discharging the functions of president shall undertake the same oath,
shall undertake the same oath. Undertake shall undertake the same oath और अफर्मेशन। पूरी बात क्लियर है? कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट के रूप में काम करने आ रहा है, मान प्रेसिडेंट मर गया तो कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज आएगा या चीफ जस्टिस आएगा। तो जो भी प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा आके, एनी पर्सन एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, एक्टिंग एज प्रेसिडेंट माने कि प्रेसिडेंट के रूप में काम करने आया है। ही इज नॉट ए प्रेसिडेंट इन रियल सेंस बट ही इज एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक, तो उसको भी कसम खानी पड़ेगी। एक तो प्रेसिडेंट है लेकिन कोई दूसरा पर्सन जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए कि प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया था और नया चुनाव भी हो नहीं पाया है। देखिए, हमें पता है कि 25 जुलाई को इनका पद खाली हो रहा है, हम चुनाव कराएंगे। अचानक ये मर जाए प्रेसिडेंट, हमें तो नहीं पता, तो अब पद तो खाली हो जाएगा ना, तो चुनाव होंगे तब होगा। हम तुरंत किसी को कहेंगे आओ एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करो। ठीक, हमें पता द्रौपदी मुर्मू 2027 को जुलाई को जो है इनका पद खाली होने वाला है। हम 2 महीने पहले से चुनाव का प्रोसेस शुरू कर देंगे। लेकिन सपोज द्रौपदी मुर्मू जो है अभी जो है अचानक मर जाए, हमने सोचा है कि उनको मरना है और हमने चुनाव करा के रखा नहीं है, तो क्या देश बिना राष्ट्रपति के रहेगा? नहीं रहेगा ना। तुरंत वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा, और जैसे वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा, उसको तुरंत कहीं पहले कसम खाओ, ये 3 कसम खाओ, भारत की रक्षा की, भारत के लोगों की रक्षा की, संविधान की रक्षा की। उपराष्ट्रपति में नहीं, तब अलग कर दिलाई जाएंगी। उपराष्ट्रपति की अलग कसम है, मंत्रियों की अलग कसम है। मंत्री जो है पद की गोपनीयता की कसम खाते हैं मंत्री। हाँ, सीक्रेसी ऑफ ऑफिस, ठीक है ना। हर एक की अलग अलग शपथ होती है। कोई भी व्यक्ति, हिंदी में पहले कहां तक लिखा है ये बता दीजिए। हाँ? बस दिखाइए, कॉपी दिखाइए। हाँ हाँ, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ, ये सब एग्जाम पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने ऑफिस में आता है तो चीफ जस्टिस के रूप में उसको अपने पद की शपथ, ओथ ऑफ हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। और जब प्रेसिडेंट अपने पद पे आता है तो उसको अपने पद की शपथ जो है चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। जैसे राम जो है शंकर जी की पूजा करते हैं और शंकर जी राम जी की पूजा करते हैं। दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य देव हैं। ठीक है ना, पता ही बात? नहीं पता? नहीं पता तो जान लीजिए कि रामचंद्र जी हैं, इनके आराध्य देव शंकर जी की पूजा करते हैं। और शंकर जी किसकी पूजा करते हैं? राम जी की पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस, और जब चीफ जस्टिस को पद की शपथ चाहिए होती है तो उसको दिलाता है राष्ट्रपति। दोनों एक दूसरे को पद की शपथ दिलाते हैं। एज द केस में भी, हाँ, अपने अपने एरिया में दोनों जो है शीर्ष पर है, एपेक्स। हाँ, तो लिख लिया, उसको शपथ दिलाता है। आगे बढ़े। ये पूछा जाता है एग्जाम में, लिखा दे वो भी। हमें तो पता था, हमने इसको ड्रॉप कर दिया है। तभी तुमने कहा था आगे बढ़े। हम ये देखना चाह रहे थे कि आप लोग कितने अटेंटिव हैं। हाँ, देखिए,
जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा अथवा अथवा देखिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति तब आता है जबकि राष्ट्रपति जिन्हें अपना पद छोड़ दिया, खाली हो गया, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति आता है। जैसे राष्ट्रपति मर गया, इम्पीचमेंट के द्वारा से उसका पद से बर्खास्त कर दिया गया, राष्ट्रपति ने किसी बात पे इस्तीफा दे दिया, अचानक राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो हम एक एक्टिंग प्रेसिडेंट लाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति लाएंगे। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति है। एक दूसरा केस होता है कि राष्ट्रपति छुट्टी पर चला गया है। क्यों नहीं जाएगा? हमारे जो है प्रणब मुखर्जी थे, जब नवरात्र होती थी तो ये पूरे 9 दिन की छुट्टी लेके बंगाल चले जाते थे, अपने घर में बाकायदे मूर्ति की स्थापना करते थे देवी जी की और पूजा करते थे। 9 दिन कोई राष्ट्रपति का काम नहीं करते थे। तो तब क्या होगा? तो फिर उपराष्ट्रपति तब तक 9 दिन तक जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है काम करेगा। तो वो एक्टिंग नहीं कहा जाएगा, वो कहा जाएगा कोई छुट्टी पे गया ना, राष्ट्रपति तो अभी जिंदा है, छुट्टी पे गया है, तो वो कहा जाएगा वो प्रेसिडेंट के कार्यों का ड्यूटीज और फंक्शन जो प्रेसिडेंट की है, प्रेसिडेंट के कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। वो एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं है। एक्टिंग प्रेसिडेंट तब होता है कि जब प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया है, जब प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया है, प्रेसिडेंट वहां है ही नहीं, तो फिर वो आएगा। और प्रेसिडेंट तो भी जिंदा है, छुट्टी पे गया है, तो जब छुट्टी पे गया है तो वो जो आएगा राष्ट्रपति, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा वो प्रेसिडेंट के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। He is performing the functions and duties of president. He is not an acting president. He is only performing the functions and duties of president. नहीं, उसको भी लेने की पड़ेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या लिखा है? अथवा राष्ट्रपति के कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अब दोनों के अंतर समझ में आ गया ना? जब कार्यों कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट, माने प्रेसिडेंट जिंदा है, अभी छुट्टी पे गया है, कौन बीमार है या अन्य कारणों से, उसको भी उपरोक्त शपथ लेनी पड़ेगी, उसे भी उपरोक्त शपथ लेनी पड़ेगी। He has to undertake the same aforesaid oath. ठीक, यहां से खूब प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज हैं इन्हीं से बनते हैं। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 61। ठीक, महाभियोग के बारे में जो उसके कंटेंट्स हैं उस पर पूछा जाता है। देखिए, महाभियोग क्या होता है? इम्पीचमेंट। देखिए, इसका आधार क्या है, किस ग्राउंड पर उस पर महाभियोग चलाया जाएगा? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझिए इसको। उस पर महाभियोग का जो आधार है, आप उस पर कोई आरोप लगाओगे ना, महाभियोग। देखिए, हमने कहा राष्ट्रपति पर अपने पद से जुड़े कामों के लिए किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई की नहीं जाएगी। ऑफिसर कैपेसिटी में कोई काम किया है, न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो क्या राष्ट्रपति मनमाना पर काम करेगा? राष्ट्रपति बनकर अगर मनमाना काम करेगा तो संसद में तो कार्रवाई की जाएगी, संसद में उस पर जो है महाभियोग लगाया जाएगा। तो महाभियोग का आधार क्या है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक,
अब महाभियोग का प्रोसेस क्या है? महाभियोग की जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो किसी भी सदन से आरंभ किया जा सकता है। संसद में दो सदन है, एक है लोकसभा, एक है लोकसभा, और एक क्या है? एक है राज्यसभा, एक राज्यसभा है, दो सभा है ना। संसद के किसी भी हाउस से प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है, या तो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से। ठीक, लोकसभा से आरंभ की जा सकती है प्रोसेस इंपीचमेंट का, ये राज्यसभा से आरंभ किया जा सकता है, कहीं से भी आरंभ किया जा सकता है। अब सपोज लोकसभा से अगर आरंभ किया जाता है तो क्या किया जाएगा? लोकसभा में जो है उस पर जो चार्ज लगाया गया है, देखो कहीं संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, किसे हम कहेंगे कि ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन अब क्या हो सकता है? राष्ट्रपति का जो काम है वो काम उसको नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति के पास जो कोई बिल गया उसमें सिग्नेचर नहीं कर रहा है। ठीक, राष्ट्रपति को जो शक्तियां नहीं दी गई हैं, शक्तियां तो काम, शक्तियों का प्रयोग किन्हें करना है? शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री को करना है राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग खुद ही कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। तो ये माना जाएगा कि आप जो है वायलेशन कर रहे हो जो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। मगर संविधान का अतिक्रमण क्या है, संविधान खुद उसको कहीं डिफाइन नहीं करता। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी चालू की जा सकती है, जहां से भी चालू की जाएगी। मान लीजिए लोकसभा ने जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाया, चार्ज लगाया, तो जो चार्ज लगाया उस चार्ज पर लोकसभा के कम से कम 1/4 मेंबर्स में सिग्नेचर करेंगे। अगर लोकसभा से प्रक्रिया आरंभ की गई है तो यहां पर 1/4 हमको मेंबर चाहिए। ये जो है उस चार्ज पर, जिस पर चार्ज लगाए गए हैं, जिस पर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों पर लोकसभा के 1/4 सदस्य सिग्नेचर करेंगे। और सिग्नेचर करने के बाद राष्ट्रपति के पास जो है उस आरोप पत्र को भेजा जाएगा 14 दिन पहले। माने राष्ट्रपति को जो है हम 14 डेज का नोटिस देंगे। 14 डेज जो है नोटिस कि आपके ऊपर ये आप चार्ज लगाए जाते हैं। इन चार्ज पर जो है हम आप पर जो है एक प्रस्ताव पारित कर रहे हैं महाभियोग का। ठीक, मान लीजिए ये प्रक्रिया राज्यसभा से चालू की जाती है, तो राज्यसभा में क्या होगा? राज्यसभा ने मान लिया महाभियोग के प्रस्ताव शुरू किया, उसका रेजोल्यूशन राज्यसभा में लाया, तो राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन तब आएगा जब उसके ऊपर जो चार्ज है उस पर कम से कम राज्यसभा के 1/4 मेंबर जो है सिग्नेचर करें। वही प्रोसेस है पूरा। अगर लोकसभा शुरू होगा तो लोकसभा के 1/4 सदस्य चार्ज पर सिग्नेचर करेंगे और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि हम आपका महाभियोग का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। अगर राज्यसभा शुरू किया जाएगा तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य जो है चार्ज पर सिग्नेचर करेंगे और राष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस देंगे कि हम आप पर, आपके अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन ऑफ इंपीचमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। अब सपोज यहां शुरू होता है लोकसभा से, ये पूरा प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद जो है 14 दिन बाद जो है एक प्रस्ताव रखा जाएगा और वो प्रस्ताव पास होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी से। व्हाट इज 2/3 मेजॉरिटी? लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है, इसकी टोटल मेंबरशिप कितनी लोकसभा की? 543। पहले 45 थी, अब 2 मेंबर अब एंग्लो इंडियन बढ़ गए हैं। लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है, ये टोटल मेंबरशिप है, नो मैटर हाउ मेनी आर प्रेजेंट देयर। ये टोटल मेंबरशिप है लोकसभा की 543। हो सकता है इसमें से जो है 3 मर गए हो तो 3 सीटें खाली पड़ी हो, और हो सकता है जिस दिन ये प्रस्ताव रखा गया उस दिन जो है कुछ लोग आए ना हो। मान लीजिए उस दिन 10 एब्सेंट रहे तो फिर उस दिन वहां लोकसभा में कितने लोग होंगे? 530 रहेंगे। ये टोटल मेंबरशिप है लोकसभा की 543। ऐसा नहीं होता कि टोटल मेंबरशिप सब वहां पर उतने वहां पर हो, क्योंकि इतनी संख्या में कुछ लोग मर जाते हैं। चुनाव जीत के आए थे, बीमार थे, मर गए, तो बचे 540। अब उस दिन जब प्रस्ताव रखा जा रहा है 10 लोग जो है अटेंड नहीं कर पाए, कोई विदेश में है, कोई अपने आईसीयू में पड़ा हुआ है, तो उस दिन आए 530। हमको मतलब नहीं कि कितने प्रेजेंट थे, वी डोंट केयर ऑफ हाउ मेनी पर्सन देयर आर प्रेजेंट। हम ही देखते टोटल मेंबरशिप कितनी है लोकसभा की। नहीं, अब प्रेजेंट की तुम बात ही नहीं कर रहा है। 143 मेंबरशिप है,
इसके 2/3 से, इससे इसके 2/3 से जो है वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। मान लीजिए उस दिन लोकसभा में जो है सिर्फ 500 लोग ही आए, इसलिए कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, कुछ लोगों की सदस्यता कैंसिल कर दी गई है, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाए। उस दिन जब प्रस्ताव रखा गया उस दिन वहां 500 लोग उपस्थित थे। हमें मतलब नहीं 500 से, हमें मतलब है टोटल मेंबरशिप, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, हमें उससे मतलब है। इसके 2/3 मेजोरिटी से जो है प्रस्ताव पारित होना चाहिए महाभियोग का। माने जो रेजोल्यूशन है, जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन माने जो प्रस्ताव है वो जो है 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, इससे प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जब एक जगह प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो वो प्रस्ताव जो है फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा। है? हाँ, अब इसका 2/3 निकालिए। गलत हो गया क्या? 18, यहां 18 होगा। हाँ 18 होगा। है? कितना आएगा ना? इतने मेंबर चाहिए एकदम, ये संख्या एकदम फिक्स है। हमको मतलब नहीं उस दिन लोकसभा में कितने सदस्य थे, वहां पर 400 थे तो भी चलेगा, 500 तो भी चलेगा, हमको इतने ही सदस्य चाहिए। इसके समर्थन में इतना, जब रेजोल्यूशन के फेवर में जब इतने वोट हो जाएंगे तब वो रेजोल्यूशन पास होगा। इसको कहते हैं टोटल मेंबरशिप का 2/3। हमें टोटल मेंबरशिप से मतलब है। सपोज उस दिन जो है जिसमें महाराष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया लोकसभा में, उस दिन लोकसभा में सिर्फ जो है मेंबर कितने हैं, मेंबर सिर्फ 400 हैं, तो भी हमको 362 का जो है नंबर चाहिए पास होने के लिए। जब तक 362 लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा वो रेजोल्यूशन पास नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अगर मान लीजिए यहां से इनिशिएट किया जा रहा है राज्यसभा से, तो चार्ज पर 1/4 लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति को 2 महीने 14 दिन के नोटिस देना चाहिए, और 14 दिन के नोटिस के बाद फिर वहां पर रेजोल्यूशन रखा जाएगा, और फिर राज्यसभा का 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है 245 टोटल मेंबरशिप, इसका 2/3 चाहिए हमें। मान लीजिए कुछ इतना आ रहा है, ठीक। तो जब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में इतने से पास होना चाहिए। अच्छा देखिए, मान लीजिए लोकसभा से प्रोसेस हुआ, लोकसभा के बाद इसको भेजा जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति को एक मौका दिया जाएगा कि जो आपके विरुद्ध चार्ज लगाए गए हैं, यहां से प्रस्ताव आया लोकसभा से, आपके विरुद्ध चार्ज लगाए गए, हम उसका इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। अगर आपको अपना कुछ फेवर रखना है, अपना रिप्रेजेंटेशन करना है, आप यहां अपीयर हुई या अपने किसी वकील के माध्यम से अपनी बात रखिए। हाँ, उसको मौका दिया जाता है राज्यसभा में। माने एक सदन के बाद जब दूसरे सदन में जाता है प्रस्ताव, तो वहां पर उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। एक सदन में इतने सारे काम हुए, 1/4 मेंबर ने उसमें सिग्नेचर किया, 14 दिन का राष्ट्रपति को नोटिस दिया, तब कहीं जाकर रेजोल्यूशन रखा गया, रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया। अब ये दूसरे सदन को सेंड किया जाएगा। जब दूसरे सदन में गया तो अब जो चार्ज राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं, राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए हैं, अब उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाएगा। उस इन्वेस्टिगेशन में राष्ट्रपति को यह हक होता है कि वहां पर अपीयर हो, वहां उपस्थित हो, वो अपना पक्ष रखे, बताए आपको कुछ अपनी सफाई में कहना है, या आप खुद ना आइए, आप अपने फेवर में किसी दूसरे व्यक्ति को वहां भेजिए जो आपका रिप्रेजेंटेशन करेगा, जो आपके फेवर में बोलेगा। और फिर अगर ये माना देखा जाता है कि राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए थे वो वाकई सही है, वहां इन्वेस्टिगेशन होता है और ये देखा जाता है कि जो है जो आरोप लगाए गए वो सही हैं, तो उसके बाद अब यहां पर भी एक रेजोल्यूशन रखा जाएगा महाभियोग का, और वो जो है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप से पास होना पड़ेगा। अब क्योंकि राज्यसभा का मामला है तो टोटल मेंबरशिप पर 2/3 164 है, 164 से यहां पास होगा। जैसे यहां से पास हो गया
राष्ट्रपति रिमूव्ड, द प्रेसिडेंट shall stand removed of his office at the time the impeachment resolution is passed. यहां बात पूरी समझ में आ गई? अब इसको हम आपको हिंदी में ही लिखा दें, हिंदी में लिखा दें पूरा, क्योंकि काफी लंबी कहानी है और बड़ा गड्ढमड हो जाएगा। लिखिए। देखिए आधार, आधार, हाँ हेडिंग डालिए आधार, थोड़ा पॉइंट बस लिखा दे तो थोड़ा आसान हो जाए। आधार संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आधार संविधान का अतिक्रमण, द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिल गया क्या समझ? नहीं तो यहां पर क्या कीजिए, यहां पर तो टूटी फूटी लैंग्वेज आप लिख लीजिए, बाद में उसको इजी लैंग्वेज में आराम से देख लीजिएगा। अगर बात पूरी समझ में आ जाएगी तो फिर वहां से नोट करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। आधार वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण। हाँ थोड़ा सा वो लैंग्वेज है उसकी थोड़ी सी जो है लॉ वाली लैंग्वेज है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो ये चीज आराम से पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ हाँ, ये लैंग्वेज थोड़ी टफ है, ये लैंग्वेज थोड़ी टफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से आरंभ किया जा सकता है। द रेजोल्यूशन ऑफ इंपीचमेंट अगेंस्ट द राष्ट्रपति कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से आरंभ किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से आरंभ किया जा सकता है। संसद में दो सदन होते हैं, हाँ, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। तो चाहे तो आप लोकसभा से शुरू करो, चाहे तो राज्यसभा शुरू करो। जिस सदन से प्रस्ताव आरंभ किया जाएगा, जिस सदन से, जिस हाउस से, जिस सदन से प्रस्ताव आरंभ किया जाएगा वहां के 1/4 सदस्य आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। एक चौथाई सदस्य आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। 1/4 member of a house, 1/4 member of a house framing a charge against the president, framing the charge against the president
सेल साइन, सेल साइन, सेल सेल SHA सेल will sign द चार्ज। हिंदी में क्या लिखा है? और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देंगे। अब 14 डेज, हाँ, अब 14 डेज नोटिस shall be served, अब 14 डेज नोटिस shall be served to the president, चौदह दिन बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव रखा जाएगा। 14 दिन बाद उस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रखा जाएगा। द रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, और रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, impeachment, the resolution of impeachment, the resolution of impeachment against the president shall be introduced in the house after 14 days, introduced, shall be moved in the house after 40 days, 40 days, 14 1 4 14, this resolution must be passed, this resolution must be passed by a majority of 2/3, by a majority of 2/3 of total membership of that house, must be passed by a majority of 2/3 of total membership of that house। ये प्रस्ताव उस सदन के ये प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या, ये प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यहां तक कोई बात समझ आ गई? कोई बातें यहां पहले समझाई जा चुकी हैं। अब पैरा चेंज कीजिए, पारित होनी चाहिए, माने एक सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पास हो गया, बात अभी पूरी नहीं हुई, अब ये दूसरे सदन में जाएगा। ठीक, हाँ, अभी दूसरे सदन में जाएगा। देखिए पैरा चेंज करके, यह प्रस्ताव दूसरे सदन को भेजा जाएगा। दिस रेजोल्यूशन शैल बी सेंट टू अनदर हाउस, यह प्रस्ताव दूसरे सदन को भेजा जाएगा। हाँ, यहां से पास हो गया, यहां से बात खत्म हो गई। अब पैरा चेंज कीजिए, अब यह प्रस्ताव दूसरे सदन को भेजा जाएगा। नाउ दिस रेजोल्यूशन shall be sent to another house of parliament, हाँ, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन का काम होगा। हाँ, लिख सकते हैं। तो अभी पहले वहां भेजेंगे, पहले आप भेजिए ना, पहले आप भेजिए उसको। यह प्रस्ताव दूसरे सदन को भेजा जाएगा। दिस रेजोल्यूशन शैल बी सेंट टू अनदर हाउस, the another house shall investigate into,
द अनदर हाउस shall investigate into the charges against the president. The another house shall investigate. The another house shall investigate into the charges against the president. दूसरा सदन राष्ट्रपति पे लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। The president shall have the opportunity. The president shall be given an opportunity. The president shall be given a opportunity to represent himself before such investigation. राष्ट्रपति को क्या लिखा आपने हिंदी में, क्या लिखा है भाई? उनकी, हाँ, राष्ट्रपति को अवसर दिया जाएगा कि वह अपना प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति को अवसर दिया जाएगा कि वह अपना प्रतिनिधित्व ऐसे अन्वेषण में करे, ऐसी जांच में करे। ठीक, यदि आरोप सही पाया जाता है, इफ द चार्जेस आर सस्टेन्ड, इफ द चार्जेस आर सस्टेन्ड बाय अनदर हाउस, यदि राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को यह सदन सही पाता है, यदि राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को यह सदन सही पाता है, इफ चार्जेस आर सस्टेन्ड बाय द अनदर हाउस, impeachment resolution is moved. Impeachment resolution is moved on the floor of this house. यदि राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को सही पाया जाता है तो यह सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव रखेगा। तो यह सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव रखेगा। पर महाभियोग प्रस्ताव रखेगा। यदि इस सदन में भी प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, यदि इस सदन में प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति अपने पद से बर्खास्त हो जाएगा। इंग्लिश में क्या लिखा है, आखिरी लाइन पढ़िए। If this resolution is passed, if this resolution is passed, if this resolution is passed by 2/3, by 2/3 majority, passed by 2/3 majority of total membership of the house, 2/3 majority of total membership of the house, the president shall stand removed. The president shall stand removed. बर्खास्त कर दिया जाएगा। स्टैंड रिमूव्ड। ठीक, हिंदी में लिख लिया। राष्ट्रपति को पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
नहीं, पहला चीज करके लिखिए, संविधान में कहीं भी संविधान के अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया गया है। द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is nowhere defined in the constitution. The violation of constitution defined 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 in the constitution. संविधान का अतिक्रमण संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। SI क्वासी, QUASI क्वासी इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। देखिए, अगर कोर्ट न्याय कर रहा है तो न्यायिक प्रक्रिया है। अगर कोर्ट न्याय नहीं कर रहा है, इसके अलावा कहीं दूसरी जगह कुछ न्याय जैसा किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं अर्ध न्यायिक। जैसे संसद क्या कर रही है? संसद एक तरीके से वही काम कर रही है जो काम कोर्ट करती है। राष्ट्रपति पर आरोप लगा भ्रष्टाचार का, संविधान के उल्लंघन का, ठीक, उस आरोप पर संसद कार्रवाई कर रही है और राष्ट्रपति को उसके पद से बर्खास्त कर रही है। लेकिन संसद कोर्ट तो नहीं है। तो जब संसद ऐसा काम कर रही है जो कुछ न्याय जैसा है, तो जब भी कोई ऐसा काम कोई ऐसी संस्था करती है जो वास्तव में न्यायिक संस्था नहीं है लेकिन काम कुछ न्याय जैसा कर रही है, तो ऐसे काम को कहा जाता है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट है, ये क्या है? ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्या है? ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। कॉन्सेप्ट क्लियर? बस किया जाए।